Hello everyone, welcome to the last and the final class of chapter atoms. इस क्लास के अंदर हम लोग एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक आपको बोर्ड्स में बिल्कुल ही नहीं मिलेगा और जेई नीट में भी इसका एक लिमिटेड पार्ट ही है जो इम्पोर्टेंट है। वैसे एक्सरे देखा जाए तो बहुत ही डिटेल्ड स्टडी है, लेकिन हमारे स्कोप में जितना है हम बस उसी को अच्छे से समझेंगे। प्रीवियस ईयर में इतना ज़्यादा इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए हैं, इसीलिए ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड इन 1895 बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट हु गोज बाय द नेम ऑफ विल्हेम रॉन्टजन। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक्सीडेंटली एक्सरे को डिस्कवर किया था। ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स in 1901 in recognition of extraordinary services he has rendered by the discovery of X-rays। तो जब ये X-rays डिस्कवर हुई, रॉन्टजन डिस्कवर की, तो साइंटिफिक ने बोला कि क्योंकि रॉन्टजन ने डिस्कवर किया है तो उसको नाम रॉन्टजन रेस दे दो। तो इनिशियली नेमिंग ऐसे स्टार्ट हुआ, बट फिर रॉन्टजन ने इनको नेम किया एक्सरे, क्योंकि दे वर द टाइप ऑफ रेज विच इवन ही कुड नॉट नो एंड दे वर एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड। They are electromagnetic rays with wavelength in range of 10 to the power minus 3 nanometer to 1 nanometer। I hope आपको याद होगा, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। When a heavy metal is bombarded with high energy electrons, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है? तो क्या बोल रहा है कि एक टारगेट मेटल रखते हैं और उसके ऊपर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को हम बम्बार्ड करते हैं। तो जैसे ही हम उसको बम्बार्ड करेंगे, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स को मारेंगे उसके ऊपर, तो क्या होगा, हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो टारगेट मेटल सराउंडिंग में एक्सरे प्रोड्यूस होती है। यानी डेफिनेटली इस केस में जो फिनोमेना है वो है इलेक्ट्रॉन का फायर करना टुवर्ड्स द टारगेट मेटल, में हमें मिलती है एक्सरे। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होता है कॉन्सिक्वेंट स्लाइड्स में हम अंडरस्टैंड करेंगे। जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो जो स्पेक्ट्रम मिलता है, स्पेक्ट्रम का मतलब आप थोड़ा बहुत एमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं ना। एमिशन स्पेक्ट्रम क्योंकि में एमिट हो रहे हैं फोटॉन्स, जो फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं ना, तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ये कॉम्बिनेशन मिलता है दो स्पेक्ट्रम का, और वो स्पेक्ट्रम है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। नाम से भी थोड़ा बहुत आइडिया आएगा। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब है कि आपको बहुत सारे कंटिन्यूअस वेवलेंथ्स मिलेंगी। आप याद करो, एमिशन स्पेक्ट्रम जो आपने पढ़ा हुआ है एटम्स में आगे, वो कंटिन्यूअस नहीं था, वो डिस्क्रीट था, कुछ लाइंस दिखती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस दिखेगा। इसका मतलब ढेर सारी वेवलेंथ्स एक साथ आपको दिखती है, और साथ साथ में एक और पार्ट दिखता है जो कि है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम का मतलब है ये कैरेक्टरिस्टिक है उस मेटल से, यानी अब अगर आपका मेटल बदलेगा तो ये स्पेक्ट्रम बदलेगा। जो है स्पेक्ट्रम का, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ मेटल पे, और ये वाला पार्ट जो है ये इन जनरल है, ये डिपेंड करता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे फायर किया, कितनी एनर्जी से फायर किया। तो देखिए स्पेक्ट्रम जब ऑब्जर्व किया गया तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अगर आप ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है। जो पार्ट आपको कंटिन्यूअस दिख रहा है, जैसे कि ये वाला और ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है, जो मैंने रेड कलर से किया है, ये पार्ट को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम है ये? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अब ध्यान से देखेंगे तो इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम के बीच आपको ऐसे वेवलेंथ्स मिल रही है जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं वो वेवलेंथ है के अल्फा, के बीटा, और ये एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। ये सब का नोमेनक्लेचर क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए जो भी पार्ट मैंने ब्लू में मार्क किया है वो वाला स्पेक्ट्रम का पार्ट कौन सा है? कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। आप चाहो तो दोनों स्पेक्ट्रम को अलग भी बना सकते हो, लेकिन हम जनरली एक्सरे स्पेक्ट्रम दोनों स्पेक्ट्रम यानी कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक को साथ में बनाते हैं। बात समझ में आई? तो ये स्पेक्ट्रम अभी ध्यान रखिए, धीरे धीरे विद द प्रोग्रेशन ऑफ द सेशन you will understand how each one of them is formed. So now we will proceed to the first part, that is the continuous X-rays। तो continuous X-ray का जो किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, किस तरीके से बनता है, उसके लिए एक वीडियो है जो मैं अभी आप लोगों के सामने रखूंगा। उस वीडियो के बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
X-ray tubes produce X-ray photons by sending high-speed electrons from the cathode to the anode. As the electrons hit the anode, their kinetic energy is converted to X-ray energy. The most common type of electron-anode interaction is the Bremsstrahlung interaction. Bremsstrahlung is the German word for breaking or slowing radiation. It may also be referred to as Bremse radiation, and it is produced when projectile electrons are slowed down in the anode. Due to the electrostatic attraction between the electron and the nucleus, the electron is deviated from its straight-line path. As it turns, it decelerates or slows down. This change in kinetic energy results in an X-ray photon being produced equal in energy to the amount of kinetic energy lost. This satisfies the law of conservation of energy. Bremsstrahlung interactions are responsible for producing a wide variety of X-ray photon energies. Because electrons may approach the nuclear field at different angles and speeds, different energy levels of photons will result. When an electron is not decelerated to as great a degree due to a less sharp turn, a lower energy photon is produced. Note the lower frequency and longer wavelength of this Bremsstrahlung photon. In the case of this electron, it has been deviated greatly from its original path, causing it to slow down even further. Because this electron has experienced the greatest change in its kinetic energy than the previous two electrons, it produces a photon with even greater energy than before, as seen by its increased frequency and decreased wavelength. 90% of the X-rays produced in the X-ray tube are due to Bremsstrahlung interactions. Because of the wide variety of energies produced as a result of this process, Bremse radiation is responsible for the heterogeneous nature of the X-ray beam. जैसा कि आपने वीडियो में देखा, आपको अब समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरीके से कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी कंटिन्यूअस एक्सरे, जिसका दूसरा नाम है ब्रेमस्ट्रालंग जो स्पेक्ट्रम है या एक्सरे है वो कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आपने देखा किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को जितनी एनर्जी से आपने फायर किया था वो एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकला, जाने के बाद जब वो न्यूक्लियस के बाजू में से निकला तब उसकी एनर्जी कुछ कम हो गई, यानी उसने कुछ एनर्जी को लूज किया। ये जो लॉस्ट एनर्जी है, दिस लॉस्ट एनर्जी एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी gets converted into the energy of photon. So let us try to see each one of them one by one. Thus we understand that the loss in kinetic energy of electron, जो इलेक्ट्रॉन निकला था आपने एग्जांपल में देखा 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से निकला था, और जब वो बेंड होके निकल गया तो उसके पास एनर्जी बची थी सिर्फ 5, तो बाकी का लॉस कितना हुआ 85। तो ये 85 किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो फोटोन में हो जा रहा था। सो इट इज कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी ऑफ फोटोन, and hence I can write the basic formula which is delta E is equal to Ki minus Kf. This is the loss in energy. This is equal to the energy of photon, yani hc by lambda. Now this formula is obviously the basis of X-ray production, continuous X-ray. But what is more important is a very important concept that is known as lambda min, minimum wavelength. कितनी minimum wavelength होगी? आप लोगों ने continuous spectrum को जब देखा था, अगर आपको याद हो तो मैंने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाया था। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं इस डायग्राम में भी दिखाता हूं, ये मल्टीपल एनर्जीज के स्पेक्ट्रम है। कोई भी एक एनर्जी को पकड़ते हैं, सपोज मैं 40 किलो वोल्ट वाले को पकड़ता हूं, तो इसमें आपको ये वैल्यू जो दिख रही है, ये वैल्यू क्या है, मिनिमम वेवलेंथ। अगर मैं 50 किलो वोल्ट वाले स्पेक्ट्रम को पकड़ता हूं तो आप एक चीज नोट करोगे कि मिनिमम वेवलेंथ बदल गई, यानी डेफिनेटली मिनिमम वेवलेंथ वो आपकी इनिशियल एनर्जी जो आपने इलेक्ट्रॉन को दी है उस पर डिपेंड करती है। और मिनिमम वेवलेंथ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम समझ जाते हैं कि इससे नीचे की वेवलेंथ हमको नहीं मिल सकती, तो वो कैसे निकालेंगे। तो लॉजिकली सोचिए, अगर आपको मिनिमम वेवलेंथ चाहिए तो आप एनर्जी
लॉस कितना चाहिए? सो यू वांट एनर्जी लॉस टू बी मैक्सिमम। एनर्जी लॉस मैक्सिमम कब होगा? तो एनर्जी लॉस मैक्सिमम तब होगा, जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के बताता हूं। आप देखो, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, यानी कितनी एनर्जी से आपने इलेक्ट्रॉन को फायर किया था। तो लेट अस अज्यूम दैट काइनेटिक एनर्जी वाज ev नॉट, वेयर v नॉट इज नथिंग बट द फायरिंग पोटेंशियल या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जो भी वर्ड यूज करिए। इतनी एनर्जी के साथ आपने उसको फायर किया था। जैसे आपने जो एग्जांपल देखा उसमें 90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, यानी उसका फायरिंग पोटेंशियल कितना था? 90 वोल्ट। ये क्या थी? उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आप अगर मैक्सिमम लॉस करना चाहते हो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आपको कितना करना पड़ेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी शुड बिकम 0 is what we are assuming. In that case the loss is maximum. What is the maximum loss? So maximum loss is ev naught. पूरी एनर्जी चली गई, पूरी एनर्जी चली गई, तो लॉस मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन बना, यानी मिनिमम वेवलेंथ का फोटोन बना, तो ये बनेगा hc by lambda min, और this is nothing but I can also write the initial kinetic energy. So initial kinetic energy should be equal to ev naught, should be equal to hc by lambda min. This is derived from this form assuming kf equal to 0. kf को 0 ले लो तो ये फॉर्मूला आपको बन जाता है। This can also be equated with hf where f becomes max. बहुत बार आप जब डीवीपीपी सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन आएगा, उसमें पूछेगा इनमें से कौन सी फ्रीक्वेंसी आपको स्पेक्ट्रम में नहीं दिखेगी, तो आप ये रिलेशन निकाल के एफ मैक्स निकाल दोगे, और उससे बड़ी जो भी वैल्यू होगी वो वाली फ्रीक्वेंसी आपको एक्सरे स्पेक्ट्रम में नहीं मिलेगी। तो ये तरीके से मेरे हिसाब से ये वाला फॉर्मूला जो है ये हमें बहुत काम आने वाला है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से नोट कर लेना। ये वाला फॉर्मूला बहुत रेयरली काम आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम में जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है ना, वो होता है लैम्डा मिनिमम, मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ एमिटेड in the spectrum. Okay, lambda minimum defines the lower wavelength. Since we can get any energy loss of electron, we can get any energy of photon. आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है कि लॉस आप क्या क्या रख सकते हो। तो एक बिल्कुल कॉमन सी चीज है ना, जैसे बोर में क्या था, सब कुछ है ना क्वांटाइज था कि भाई n इक्वल टू 1 के बाद n इक्वल टू 2 ही आ सकता है, 1.5 नहीं आ सकता। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? एनर्जी लॉस की। क्या एनर्जी लॉस की कोई क्वांटाइजेशन की कंडीशन है? तो ऑब्वियसली नॉट। आप एनर्जी लॉस कितना भी कर सकते हो, अगर आपका एनर्जी लॉस कुछ भी हो सकता है तो इसका मतलब है जो फोटोन की एनर्जी है वो भी कुछ भी हो सकती है, और अगर फोटोन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है आपको कोई भी मिल सकती है। यानी बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट लैम्डा विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन लैम्डा मिन अप टू अ लार्ज वैल्यूज। बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी आपको, इनफाइनाइट वैल्यूज तक मिल जाएगा, क्योंकि अब आपका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा बन चुका है? कंटिन्यूअस। अब कोई क्वांटाइजेशन की कंडीशन नहीं है, इसीलिए इन स्पेक्ट्रम को, ये वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ऑफ कोर्स इंटेंसिटी इंपॉर्टेंट है, कौन सी वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होती है वो अलग बात है, लेकिन एक ये जो स्पेक्ट्रम है ना, ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम को बोर वाले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बोर में जो स्पेक्ट्रम था वो डिस्क्रीट था। आई होप क्लियर हाउ continuous X-rays are produced. I will like to again reiterate that this lambda min spectrum does not depend on the type of metal you are using. Target metal कोई भी हो, ये स्पेक्ट्रम की कंडीशन एनर्जीज पे डिपेंड करती है। एनर्जीज कौन सी? जिस एनर्जी से आपने इलेक्ट्रॉन को फायर किया। That's why it is known as continuous X-ray. Okay, क्लियर है? अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो कि है कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे में अगेन बिफोर आई प्रोसीड वी विल अगेन गो थ्रू अ वीडियो। एक वीडियो को आप देख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे किस तरीके से बनती है पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इस पीपीटी को डिस्कस करेंगे। X-ray tubes produce X-ray photons by sending high-speed electrons from the cathode to the anode. As the electrons hit a tungsten anode, their kinetic energy is converted to X-ray energy. Two processes are responsible for producing X-ray photons: Bremsstrahlung and characteristic. While Bremsstrahlung is responsible for producing the majority of X-ray photons, once an electron's kinetic energy reaches 69.5 keV and above, characteristic interactions will begin occurring.
This is because a tungsten atom's K shell binding energy is equal to 69.5 keV. A characteristic interaction occurs when a 69.5 keV electron approaches an atom and ejects a K-shell electron from its orbit. In this case, a 70 keV electron is shown ionizing the tungsten atom. This ionization event creates a vacancy in the K-shell of the atom. Because the atom is now electrically charged due to a missing electron, it works to restore its neutral charge by filling the vacancy with an electron from an outer shell, usually the L shell. The atom continues to neutralize itself by having an electron from the M shell fill the vacancy left in the L shell. In turn, an N shell electron serves to fill the vacancy in the M shell until all of the shells are once again filled. This movement of electrons is termed a characteristic cascade. It is important to remember that each electron orbital has a distinct binding energy level. Note that the L shell binding energy is only 12 keV compared to the K shell's binding energy of 69 keV. Due to this energy difference, a characteristic X-ray photon emerges which is equal to the difference between the two electron binding energies. This satisfies the law of conservation of energy. The energy levels of the characteristic photons produced during this interaction are distinct and never change. An electron transition from the L shell to the K shell will always produce a 57 keV energy photon in a tungsten target. When graphed on an X-ray emission spectrum graph, characteristic interactions produce the discrete spikes shown. Electron transitions may also occur between other shells and the K shell as higher kVp levels are chosen. For example, M through K shell transitions result in 67 keV characteristic photons due to the binding energy differences between those two electron shells. तो जैसा कि आपने देखा, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे का प्रोडक्शन कंटीन्यूअस से काफी डिफरेंट है। जब भी इलेक्ट्रॉन फायर करते हैं आप मेटल के तरफ, एटम के अंदर जाने के बाद जब भी वो इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर देता है, जैसे सपोज करिए उसने के शेल यानी फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया, तो वहां पे एक वैकेंसी बन गई। अब ये वैकेंसी फिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है, थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ सकता है, फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आ सकता है, डिपेंड करेगा कि ये वैकेंसी कैसे फिल होगी। सिमिलरली अगर यही इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से नॉक ऑफ होता तो फर्स्ट से सेकेंड में तो इलेक्ट्रॉन वैकेंसी फिल करने नहीं जाएगा, यानी सेकेंड ऑर्बिट की वैकेंसी कैसे फिल हो सकती है? तो या तो थर्ड से सेकेंड में इलेक्ट्रॉन आएगा, या तो फोर्थ से सेकेंड में आएगा, या तो फिफ्थ से सेकेंड में आएगा। सो ऑन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ एन इलेक्ट्रॉन इज नॉक्ड आउट फ्रॉम एनी ऑफ द शेल। कोई भी एक शेल से नॉक ऑफ हो तो कैसे होगा। अब इसी के ऊपर बेस्ड है, बिफोर आई मूव टू एक्सप्लेन द फॉर्मूलाज, इसी के ऊपर बेस्ड है इनका नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हमको है ना नोमेनक्लेचर समझने की जरूरत है। नोमेनक्लेचर क्या है? सपोज करिए अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुआ, अगर फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुआ तो आप उस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के लिए पहले के लिख देंगे, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन नॉक ऑफ हुआ? फर्स्ट ऑर्बिट का। अब उसको किसने भरा? अगर सेकेंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया तो उस एक्सरे का नाम हो जाएगा के अल्फा। अगर थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में ट्रांजिशन हुआ तो उस एक्सरे का नाम हो जाएगा के बीटा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यू कैन अंडरस्टैंड के गामा एंड के डेल्टा। सिमिलरली अगर सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया गया, नॉक ऑफ हो जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्स करेंगे, अगर बहुत नजदीक आ गए, बहुत हाई एनर्जी से है, तो ऑर्बिट के अंदर बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अब सपोज आपने सेकेंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो आपकी वैकेंसी भरने के लिए इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से आएगा। क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट से निकल गया तो आपको एल लगा देना है, आप एल लिख दोगे पहले। अब थर्ड से सेकेंड को फिल किया, यानी नियरेस्ट से फिलिंग हो गई, तो एल अल्फा। उसी तरीके से एल बीटा क्या होगा? जब 4 से 2 में आएगा, एल गामा क्या होगा? 5 से 2 में आएगा।
उसी तरीके से एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, फिर एन अल्फा, एन बीटा, एन गामा, डेल्टा. There are so many things, so many types of X-rays that can be emitted. And of course, you can see in this diagram itself, I have shown around 10 characteristic spectrum, characteristic X-ray. But not all these X-rays are emitted with high intensity. So that is why जो peak देखा था आपने diagram में ये वाला, आप देखोगे वो कुछ specific spectrum के कंपोनेंट्स के लिए ही है. कुछ स्पेसिफिक एक्सरे हैं, जैसे के अल्फा, के बीटा एमिट हो रही है, स्पाइक दिख रहा है, लेकिन के गामा, के डेल्टा भी एमिट हो रही होगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो ग्राफ में आपको स्पाइक दिखाए. सिमिलरली एल में 3 टाइप की है जिसमें स्पाइक दिखता है, एम अल्फा, एम बीटा, एम गामा, इतना ज्यादा प्रोबेबल नहीं है, इसलिए उनकी इंटेंसिटी हाई नहीं होती, इसलिए ग्राफ के अंदर वो स्पाइक नहीं दिखते. तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द नोमेनक्लेचर फॉलोड इन डिफाइनिंग द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे. यहां तक समझ में आया. अब आते हैं फॉर्मूला पे. अब ये वाले ट्रांजिशन में, क्योंकि इट इज सिमिलर टू इट, दिस इज डिस्क्रीट, राइट, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज व्हाई not given the name of continuous, because you cannot have a transition which happens from between to 1, right? It has to happen from 2 to 1 or 3 to 1 or 4 to 1, like that. So it is discrete, similar to the Bohr's condition, and that is why the formula for this is also similar to Bohr's. You see the formula is given by 1 upon lambda is equal to r into, now z square आता था Bohr's में, इधर आता है z minus b का whole square. Rest of the formula 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square is absolutely similar. Now the derivation of this is not in our scope because of multiple reasons that are out of our understanding of chemistry and physics. But out in this formula, if you see, one thing that I would like to tell you, you can see that there is z. इसका मतलब क्या है, अगर z बदलेगा तो लैम्डा बदलेगा, इसीलिए स्पेक्ट्रम को नाम क्या दिया गया है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये आपके मेटल पे डिपेंड करता है. कॉपर लोगे तो लैम्डा अलग निकलेगा, अगर आप मॉलिब्डेनम लोगे तो लैम्डा अलग निकलेगा, यानी अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग लैम्डा निकलेंगे. ठीक है, तो इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक का नाम दिया गया है. अब इन सभी ट्रांजिशन में से एक ट्रांजिशन ऐसा है जो के शेल वाला ट्रांजिशन है, जो हमें बता दिया गया है कि B की वैल्यू जो है उस केस में वो कितनी है, 1. अगर आपको L ट्रांजिशन आता है, M ट्रांजिशन आता है, तो आप उसको सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके लिए हमको B की वैल्यू पता ही नहीं है. तो या तो वो क्वेश्चन में B की वैल्यू देगा, या तो आप सॉल्व नहीं करेंगे. आप B को 1 किस केस के लिए लेंगे, जब भी ट्रांजिशन K वाला होगा. तो यहाँ पे मैंने K ट्रांजिशन के लिए इस इक्वेशन को रीराइट किया है. आप देखो इसमें मुझे 2 चीजें पता चल जाएगी. B की वैल्यू 1 हो गई तो मैंने 1 डाल दिया, और क्योंकि K ट्रांजिशन है, मुझे पता है इलेक्ट्रॉन वापस फर्स्ट ऑर्बिट में आने वाला है, इसलिए N1 की जगह 1 डाल दिया, N2 की जगह N डाल के रखा है. अब अगर ये K अल्फा होगा तो इधर 2 डाल देंगे, K बीटा होगा तो इधर 3 डाल देंगे. आई होप यू आर क्लियर. एंड B इज कमिंग आउट ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो समझना डिफिकल्ट है, थोड़ा समझाने की ट्राई करूंगा मैं आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, बट आप अभी के चलिए हमारे लिए वो इररिलेवेंट है. आपको सिर्फ ये फॉर्मूला को अच्छे से नोट कर लेना है, क्योंकि यही फॉर्मूला बेस बनेगा हमारे क्वेश्चंस का कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम पे जब भी क्वेश्चन आएगा. वी डू नॉट स्टडी एल शेल ट्रांजिशन ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी. एल शेल, एम शेल, ऑल दीज ट्रांजिशंस वी डोंट स्टडी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी. सो आई होप यू हैव ओवरऑल अंडरस्टूड exactly how characteristics are formed and the formula that we are supposed to use. Okay, now see this formula which I have done with a box. This formula helped a scientist who goes by the name of Moseley. Moseley ने जब ये देखा एक्सरे फॉर्मेशन में कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम निकलता है, तो Moseley ने थोड़े सेट ऑफ कैलकुलेशंस करके एक रूल निकाला. बहुत सारे लोगों को वो रूल पता भी होगा, तो हम एक बार उस डेरिवेशन को देखते हैं. डेरिवेशन इज नॉट इन अवर स्कोप, आप सिर्फ फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा. तो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है जो आप लोगों ने बोर में पढ़ा है. इन दिस इक्वेशन टेकिंग z to z minus 1. नाउ सी दिस z minus 1 is because of it is a k ट्रांजिशन. जैसे वैसे एक्चुअली में ये z क्या होता था, z minus b होता था, लेकिन मॉसली ने कौन सा ट्रांजिशन को पढ़ा, k ट्रांजिशन को, तो उसने z को क्या ले लिया, z minus 1. अब मैं आपको समझा देता Z को Z minus 1 क्यों लिया. आप इमेजिन करो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, प्लस Z, क्योंकि प्रोटॉन है Z. अब फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
तो फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो भाई किसने नॉक ऑफ कर दिया, एक्सरे ने नॉक ऑफ कर दिया। तो अब कोई हायर ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन आके इसकी जगह लेगा। ये तो अभी आपको मैं समझा चुका हूं। अब हायर इलेक्ट्रॉन के लिए आप सोचें कि उसको सेंटर पे नेट चार्ज कितना दिख रहा है, सेंटर में यानी उसके नीचे उसको नेट चार्ज कितना दिख रहा है। तो नेट चार्ज जो उसको दिख रहा है, तो एक तो न्यूक्लियस का चार्ज दिख रहा है Zd, और एक ऑर्बिट में, फर्स्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन और है, तो उसका चार्ज कितना हुआ, -e। सो नेट चार्ज दैट ही इज एबल टू सी is Z minus 1 into E. So logically, of course, this is not the correct way to explain the screening effect, but more or less it is applicable for K transition. So that is why Z is replaced by Z minus 1. तो एनर्जी का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा, सेम फॉर्मूला बनेगा, बस Z की जगह Z minus 1 लगा देंगे। अब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, और मॉसली ने कौन सी फ्रीक्वेंसी पढ़ी, सबसे बेसिक यानी के अल्फा। के अल्फा यानी ट्रांजिशन होगा 2 से 1 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो E2 माइनस E1 इक्वल टू HF, बोर्ड्स में पढ़ चुके हो आप, इसको सॉल्व करेंगे। ये कर दिया 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, यानी EV को कन्वर्ट कर दिया हमने जूल्स में। यहां से ये फॉर्मूला बनेगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। और इधर से हम अगर एक चीज देखें, तो ये वाले टर्म को सॉल्व करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, देयरफॉर आई कैन राइट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन दैट रूट एफ is directly proportional to z minus 1। z minus 1 से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये इक्वेशन जो है ये मॉसली ने दिया, और इसलिए इसको बोलते हैं मॉसलीज लॉ। यू कैन रिमूव द प्रोपोर्शनैलिटी एंड राइट इट एज रूट एफ इज इक्वल टू m, दैट इज द स्लोप, या z minus 1, समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड फ्रॉम नाउ ऑन द मॉसलीज लॉ। अब इस लॉ के कितने सारे सिग्निफिकेंस थे, मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग जानते होंगे, तो आप लोग अभी के लिए ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, मॉसली का लॉ को समराइज करते हैं। तो मॉसलीज लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरे, सो आई वुड लाइक टू राइट हियर दैट एमिटेड एक्सरे, कौन सी एक्सरे है ये, तो के अल्फा की बात हो रही है स्पेसिफिकली, इज प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर -1। सो is proportional to z minus 1. Using this law, अब ये लॉ का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस था। अगर आप देखेंगे तो रूट एफ को अगर मैं z के साथ प्लॉट करूंगा, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया कुछ फॉर्मूला ऐसा बनेगा m z minus 1, तो रूट एफ हो जाएगा mz minus m। तो बहुत लोगों को लगता है कि इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो इट इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच has an x intercept and a y intercept, it is not zero, origin से पास नहीं हो रही। आप देख सकते हो जब x एक्सिस का पॉइंट लेना है तो y एक्सिस के टर्म को क्या पुट करना पड़ता है, 0। तो जैसे ही इसको 0 पुट करोगे आपको z कितना मिल जाएगा, 1, यानी ये वाला पॉइंट है 1,0। तो ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है, 1,0 से पास होती है। तो और आप देख सकते हो कि सभी मेटल के लिए ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी जो है वो ट्रू है, इसीलिए इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर हर एक मेटल से जो है एक्सरे एमिट होती है वो आपको दिख जाएगी। मेटल या नॉन मेटल जो भी है, वहां से जो एक्सरे एमिट हो रही है वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो आएगी तो इसी लाइन पे जो भी हो। ठीक है, डिपेंड किस पे करता है, यानी आप देखो प्रोपोर्शनल है, यानी अगर आप z बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हो ना कि जो हायर z वाले होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होगी, जो लोअर z वाले होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। इस लॉ को यूज करके मॉसली ने पोटेशियम और आर्गन, निकल और कोबाल्ट, इनको प्रॉपर वे में अरेंज किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इनिशियली बना एटॉमिक मास नंबर पे। उसने एटॉमिक नंबर को इंपॉर्टेंस देके ये बता दिया कि भाई कहाँ आएगा आर्गन कहाँ, वो सीक्वेंस को चेंज करने की जरूरत है। आर्गन का एटॉमिक मास नंबर पोटेशियम ज्यादा था, लेकिन आर्गन का एटॉमिक नंबर जो है वो पोटेशियम से कम है, तो वो हिसाब से ने अरेंज करके दे दिया। दिस लॉ वाज हेल्ड टू द डिस्कवरी ऑफ मेनी एलिमेंट्स, बहुत सारे नए एलिमेंट्स थे जो मिसिंग थे पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उनका Z पता ही नहीं था, तो जगह खाली छोड़ी हुई थी। इसको स्टडी करके उसने निकाल दिया कि भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज्यादा आ रही है और इससे कम आ रही है, यानी ये वाला एलिमेंट जो है वो बीच में होगा। ऐसे करके जगह भर दी गई। द आइडेंटिटी फॉर एन एलिमेंट, एंड दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नाउ नो वेरी ऑब्वियसली, कि सबको पता है सर, ये तो बहुत ऑब्वियस है, लेकिन उस टाइम पे नहीं पता था। मॉसली ने बोला कि एटॉमिक नंबर को
इंपॉर्टेंस दो, एटॉमिक मास नंबर को मत दो, बिकॉज एन एलिमेंट इज शुड बी नोन बाय इट्स एटॉमिक नंबर and not by its mass number. So these are some of the important outcomes of the Mosley's law. You keep that root f is proportional to z minus 1. From there you can also see, right, it is basically coming from the characteristic case only. तो अगर मुझे लैम्डा के लिए लिखना है तो ये से लिखूंगा, तो ऐसा हो जाएगा 1 अपॉन रूट लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1, क्योंकि f और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो 1 अपॉन लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू z माइनस 1 का होल स्क्वायर. और k अल्फा के लिए आप 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला याद करो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम में, तो यही प्रोपोर्शनैलिटी आती है. तो ये फॉर्मूला है ना, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू z माइनस 1 का होल स्क्वायर. ध्यान रखना मॉस्ली ने k अल्फा का पढ़ा था, तो k अल्फा के हिसाब से 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. अब आप देखो ये कांस्टेंट यानी 1 अपॉन लैम्डा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, z माइनस 1 के होल स्क्वायर. यानी ये बात है या ये बात एक ही बात है, बिकॉज मॉस्लीज लॉ इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ k अल्फा ओनली. सो यूजिंग एनी ऑफ द रूल यू कैन गेट दिस रिलेशन एंड दिस रिलेशन एट द सेम टाइम. तो अब क्वेश्चन में जैसी रिलेशन यूज करने के लिए आएगी हम उसको उसके हिसाब से सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. आई होप आप सब लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे, जितना भी मैंने अभी आपको करवाया. इनके नोट्स अच्छे से बना के रखिए. नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन्हीं एक्सरे के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा सा फॉर्मूला को एक बार देंगे. टिल देन go through the video once more if you have got any doubts and be prepared with all the formulas and concepts. Thank you.